हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग पॉलिटिक एमसीक्यू सीरीज को देख रहे थे। उसी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 17 है। इंडिया के जितने एग्जामिनेशन जिसमें पॉलिटी इंडियन क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन या जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट में आप देखे होंगे गवर्नर रहते हैं। उसी को हम लोग आज हाफ आवर में डिस्कस करेंगे कि गवर्नर क्या होता है, क्या उनका प्रोसेस होता है, सब कुछ को डिस्कस करेंगे। हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्कस अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव। कोई सर स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? तो देखिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव जो हमारा स्टेट होता है ना, जैसे लाइक एक बिहार स्टेट है, तब इसमें एग्जीक्यूटिव सब कौन है जो रन कर रहा है हमारे इस स्टेट को, इस बिहार स्टेट को रन करने के लिए जो होते हैं इस एग्जीक्यूटिव हम लोग बोलते हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं गवर्नर, हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके मंत्री जो होंगे उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग बोलते हैं। और साथ ही साथ एक और याद रखिएगा, जो हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये चारों को हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टेट का एग्जीक्यूटिव है। ये चारों क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव। मैंने नीचे लिखा भी है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, वो चारों को हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना स्टेट एग्जीक्यूटिव बारे में डिस्कस किया गया पार्ट 6 में। पार्ट 6 के आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक, इसमें जो है ना स्टेट के सभी एग्जीक्यूटिव के बारे में, दैट मीन्स गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस किया गया 153 से लेकर के 167 तक। ठीक है, इसमें डिस्कस किया गया हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देयर शेल बी गवर्नर ऑफ द ईच स्टेट। कह रहा है कि हमारे हर एक स्टेट में क्या होगा? एक गवर्नर होगा। लेकिन देखिए आगे ये भी लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि मे बी 2 या मोर स्टेट, वो जो है 2 या 2 से अधिक स्टेट का भी गवर्नर हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नर जो है ना 2 स्टेट को संभाले हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र के गवर्नर जो है, महाराष्ट्र के गवर्नर वो जो है महाराष्ट्र और गोवा दोनों को संभाले हुए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको स्टेट मिल जाएंगे जहाँ पे जो है 2 स्टेट को एक ही गवर्नर चला रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस आर्टिकल में आगे में ये भी लिखा हुआ है कि वो 2 या 2 से अधिक स्टेट के भी गवर्नर हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है हमारा कि देयर शेल बी गवर्नर फॉर स्टेट व्हिच आर्टिकल स्टेट दिस। कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि हर एक स्टेट में गवर्नर होगा? ठीक है, वो 2 या 2 से अधिक स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। देखिए हमारा 153 आर्टिकल जो है ना, मैंने अभी जस्ट बताया कि 153 से लेकर के 167 तक हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस किया गया है। उसी आर्टिकल में जो सबसे पहला आर्टिकल है ना 153, क्योंकि हम लोग ने देखा कि हमारे एग्जीक्यूटिव में गवर्नर सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर आएंगे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। तो हम लोग आज गवर्नर को देख रहे हैं। तो गवर्नर जो है, गवर्नर का कार्य कौन सा आर्टिकल बताता है कि हमारे स्टेट में जो है गवर्नर होगा? तो ये आर्टिकल कौन सा है? 153 आर्टिकल। 153 आर्टिकल बताता है कि हमारे जो है हर एक स्टेट में क्या होगा? एक गवर्नर होगा। वो 2 या 2 से अधिक स्टेट के भी गवर्नर बन सकते हैं। ठीक है, 153 आर्टिकल ऐसा बताता है। ओके सर, 154 आर्टिकल क्या बताता है? तो 154 आर्टिकल बताता है ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होगा। जिस तरह हमने क्या बताया था, अगर हमारे यूनियन को देखा जाए, हमारे सेंट्रल पूरे देश को देखा जाए, तो पूरे देश का जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। उसी तरह एक छोटा सा स्टेट है, जैसे ये बिहार स्टेट, तो इस बिहार स्टेट का पूछेगा एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो गवर्नर है। ये हमारा आर्टिकल 154 बताता है जो गवर्नर होगा ना उस स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होगा। गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होगा। ओके सर, 155 क्या बात है? 155 बोलता है कि जो गवर्नर होगा ना उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। 155 आर्टिकल बोलता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी ध्यान रखिए। 155 आर्टिकल क्या बताता है कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि 156 क्या बताता है? 156 आर्टिकल बताता है ये जो गवर्नर होगा ना, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो कुर्सी पे बैठा रहेगा। मतलब कि गवर्नर जो होता है वो प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लीजर तक अपनी सीट पे बैठे रहता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन जो था कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? 153 आर्टिकल बोलता है। 154 आर्टिकल बताता है गवर्नर जो होगा स्टेट का, उस स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होगा। 155 इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 155 जो है वो बताता है कि इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर जो होगा वो क्या होगा? इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्टेड होगा ये गवर्नर। उसके बाद 156 आर्टिकल बताता है कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट,
प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ये जो है अपने सीट पे बैठे रहेंगे, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। आपको कि सर और बताइए, देखिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, किसी आदमी को गवर्नर बनने के लिए क्या उसमें होना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना गवर्नर की एलिजिबिलिटी के बारे में 157 आर्टिकल में लिखा गया है, और उसमें केवल 2 चीज़ लिखा है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और एक चीज़ और लिखा है कि वो 35 साल का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये 2 चीज़ लिखा है कि किसी पर्सन को गवर्नर बनने के लिए केवल इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, और साथ ही साथ जो है एज उसका 35 होना चाहिए, और कुछ नहीं लिखा है। ये हमारे आर्टिकल 157 में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये रिजाइन सर किसको देते हैं, हमारा गवर्नर जो है रिजाइन जो देते हैं वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। क्योंकि सर ऐसा क्यों, देखिए अभी मैंने क्या बताया कि अभी जस्ट मैंने बताया कि 156 आर्टिकल बोलता है, 156 में बात कर रहा हूँ, 156 आर्टिकल बोलता है गवर्नर अपने पद पे कब तक रहेगा, तो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट तक रहेगा। जो आदमी प्रेसिडेंट के अंडर में काम कर रहा है तो रिजाइन भी तो प्रेसिडेंट को ही देगा ना, तो इसलिए रिजाइन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है। सर इसको शपथ कौन दिलवाता है, तो बताइए आप। हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, और प्रेसिडेंट में देखा था कि जो हमारे प्रेसिडेंट, जो देश के प्रेसिडेंट है, देश के एग्जीक्यूटिव हेड है, जो उसको शपथ कितने दिलवाया था प्रेसिडेंट, तो हमने देखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज हमारा कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़ जी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते। तो गवर्नर भी तो इन्हीं के इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि जिस तरह हमारे यूनियन में प्रेसिडेंट बैठा है उसी तरह हर एक स्टेट में गवर्नर बैठा हुआ। तो गवर्नर को कौन दिलाएंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। जैसे बिहार है तो बिहार का जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, उसके जो चीफ जस्टिस होंगे ना, वो जो है गवर्नर को क्या कर दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। आई थिंक आप लोग को इतना नॉलेज आ गया होगा गवर्नर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर व्हिच आर्टिकल द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यूटेशन। मैंने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास भी क्या होता है, क्षमा करने की जो है पावर होती है। उसी तरह हमारे गवर्नर के पास भी जो है ना बहुत सारी पावर होते हैं क्षमा करने का। क्योंकि सर ये सब क्या सब होता है, देखिए पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब होता है किसी को कंप्लीट माफ़ कर देना, किसी के पनिशमेंट को, मानिए किसी ने क्राइम किया है, किसी ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो उसको जो है कोर्ट ने सज़ा दिया था, उस सज़ा को अगर कंप्लीट माफ़ करने का पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है, और हमारे प्रेसिडेंट के पास है। आप देखे होंगे कि किसी भी क्रिमिनल सबको जो है एक जो लास्ट में जो है जब उसका पनिशमेंट मिल जाता है, तो वो एक लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर सबको कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि कह रहा है किस आर्टिकल के द्वारा गवर्नर को पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन एंड कम्यूटेशन फॉर एनी पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ के लिए अधिकार मिलता है। तो क्योंकि सर ये सब होता क्या है, तो देखिए पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब होता है कम्प्लीटली माफ़ कर देना, कम्प्लीटली माफ़, मतलब किसी को 10 साल की सज़ा मिली उसको कम्प्लीटली माफ़ कर देने का पावर। रिप्राइव का मतलब क्या होता है, उसके सज़ा पे कुछ दिन का स्टे लगा देना, उसे रिप्राइव बोलते हैं। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, तो स्पेशल ग्राउंड पे, स्पेशल ग्राउंड, जैसे मानिए कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको मानिए 20 साल का सजा मिला है, तो अगर गवर्नर को लगेगा कि भाई स्पेशल ग्राउंड है तो उस पर थोड़ा दिन का उसे छूट दे देते हैं, 10 साल का ही सजा कर देते हैं। जैसे मानिए कोई डिसेबल पर्सन है, ठीक है, दिव्यांग पर्सन है, उसको भी जो है कुछ स्पेशल ग्राउंड है, तो इसीलिए उनको भी सजा को या तो माफ़ कर सकते हैं। इस सब को कहा जाता है रिस्पाइट, ठीक है। तो क्या सर समझ में आया, पार्डन मतलब होता है सर कम्प्लीटली माफ़ कर देना, रिप्राइव मतलब होता है उसके सज़ा पे स्टे लगा देना, रिस्पाइट का मतलब होता है ऑन द स्पेशल ग्राउंड थोड़ा रिबेट दे देना सज़ा में। रेमिशन और कम्यूटेशन का मतलब होता है, देखिए रेमिशन का मतलब होता है किसी की सज़ा को थोड़ा कम कर देना विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, पनिशमेंट के नेचर को चेंज किए हुए। जैसे मानिए कोई सर पनिशमेंट का नेचर चेंज किए हुए मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मानिए किसी को 15 साल की सज़ा मिली, उसको 10 साल कर देना, क्योंकि देखिए इसमें पनिशमेंट का नेचर नहीं, दोनों के अंदर में क्या है, जेल के अंदर ही है, लेकिन क्या हुआ थोड़ा कम हो गया। तो रेमिशन का मतलब यही होता है कि किसी की सज़ा को थोड़ा कम करना, लेकिन नेचर ऑफ पनिशमेंट को जो है उसको बिना चेंज किए हुए, क्योंकि इसमें भी जेल के अंदर है, इसमें भी, लेकिन किसी की सज़ा को कम कर देना और नेचर ऑफ द पनिशमेंट को चेंज करके। जैसे एग्जाम्पल मानिए किसी को डेथ सेंटेंस मिला है और डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल देना, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल दिया, इसमें क्या हुआ, नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज हुआ ना। किसी की सज़ा को कम करना जब नेचर ऑफ पनिशमेंट को बदल दे तो उसे कम्यूटेशन बोलते हैं, और बिना नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज किए हुए सज़ा को कम करना को रेमिशन बोलते हैं। अब ये सभी पावर हमारे गवर्नर के पास भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट के पास होते थे, आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को ये पावर देता था, आर्टिकल 72। उसी तरह गवर्नर को भी हमारा जो है ना आर्टिकल 161, याद रखिएगा 161 आर्टिकल जो है ना
गवर्नर को भी पावर देता है कि आप किसी भी पर्सन की पनिशमेंट को ये सब माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, आपने एक चीज़ और भी बताया था उस समय जो प्रेसिडेंट का बताया था, तो उसमें बताया था आपने किसी की डेथ सेंटेंस को गवर्नर माफ़ नहीं कर सकता है। तो जैसे याद रखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक फिलहाल तो लिखा नहीं है कि डेथ सेंटेंस को माफ़ करने का पावर नहीं दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट सब में बोला है कि हाई कोर्ट भी डेथ सेंटेंस को माफ़ कर सकता है अगर उनको लगता है सही है तो, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो डेथ सेंटेंस याद रखिएगा कि गवर्नर माफ़ नहीं कर सकता है किसी का। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कोई मार्शल लॉ के द्वारा, कोई हमारा जैसे मिलिट्री सब है तो वहाँ मार्शल लॉ के द्वारा कुछ पनिशमेंट मिलता है ना, उस पर भी हस्तक्षेप इंटरफेयर करने का पावर गवर्नर के पास नहीं होता है। आई थिंक आप लोग को इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा, कौन सा आर्टिकल गवर्नर को पावर देता है कि ये सब चीज़ कर सकता है, माफ़ कर सकता है, पार्डन कर सकता है, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, कम्यूटेशन कर सकता है। तो आर्टिकल 161 है और 172 हमारे प्रेसिडेंट को सेम पावर देता है। ये पावर हमारे प्रेसिडेंट को सेम देता है। गवर्नर के बारे में 2 सेंटेंस और याद रखिएगा, गवर्नर किसी के डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकता है और मार्शल लॉ के द्वारा जो पनिशमेंट मिला है उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच आर्टिकल स्टेट दैट, कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि गवर्नर हैज टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन अकॉर्डिंग टू द एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, जिस तरह हम लोगों ने देखा था ना कि जो हमारे देश के हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, प्रेसिडेंट जी, ये किसके एंड एडवाइस से काम करते हैं? तो हमारे सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यूनियन में होते थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री पे, इसके अंडर इसके एंड एडवाइस पे कौन काम करते थे? प्रेसिडेंट काम करते थे। और हमने ये भी बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हेड और मिनिस्टर होते हैं, इसका एंड एडवाइस जो होता है बाइंडिंग नेचर का भी होता है। तो इसीलिए हमने बताया था उस टाइम भी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश का क्या होता है? नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल। आपको कि सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल होगा, नाम मात्रा का हेड होगा? इसीलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हमारा देश जो है ना पार्लियामेंट्री सरकार चलती है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब क्या होता है? जहाँ चुन करके मतलब हमारे देश में जो है प्रजा, मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म है, चुन करके जो है यहाँ का सरकार चलती है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो है ना केवल नॉमिनल हेड होते हैं। उसी तरह हमारा स्टेट देखा जाए ना, जैसे बिहार स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, यहाँ भी एक हेड बैठे हुए हैं उस स्टेट का हेड, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? सर ये एग्जीक्यूटिव हेड है उस स्टेट का। सर वो कौन है? तो सर गवर्नर है। क्या है? गवर्नर। लेकिन ये भी जो है ना यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब वह चीफ मिनिस्टर और यहाँ के मंत्री, इसके एड एडवाइस पे काम करता है। तो दैट मीन्स सर गवर्नर भी नॉमिनल हेड हुआ। तो यस, गवर्नर इज ऑल्सो द नॉमिनल हेड ऑफ दैट स्टेट। उस हेड का नॉमिनल हेड ही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एड एडवाइस पे काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। लेकिन कुछ पावर जो होता है ना, इसका डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है, मतलब कुछ अधिकार जो होता है इसका अपना अधिकार होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन केस वेयर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर। तो बताइए कौन सा आर्टिकल हमारा बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, हर एक स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो एड एंड एडवाइस करेगा काम करने के लिए किसको? गवर्नर जो अपना काम करेगा इन्हीं के एड एंड एडवाइस पे करेगा। गवर्नर जो अपना काम करेगा इनके एड एंड एडवाइस पे करेगा। तो ये हमारा आर्टिकल 163 बताता है कि देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु एड एंड एडवाइस द गवर्नर को एड एंड एडवाइस देगा उनके फंक्शन के लिए, उनके काम करने के लिए, ठीक है। अब इनका जो एड एंड एडवाइस होगा वो बाइंडिंग नेचर का भी होगा, एक्सेप्ट इन द एरिया ऑफ वेयर द हमारा गवर्नर जो है एंजॉय द डिस्क्रिशनरी पावर। कहीं कहीं हमारा गवर्नर जो है डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय कर। मानिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है गवर्नर को कि ये हमारा डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आएगा। मानिए कुछ एरिया ऐसा है जिसमें गवर्नर को लगता है कि भाई इसमें तुम हमको सजेस्ट नहीं कर सकते हो, ये हम अपने मन से काम करेंगे, ठीक है। तो अब रहा कि सर अगर इसी आर्टिकल में 163 आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि जब लगेगा गवर्नर को कि नहीं दिस इज माई डिस्क्रिशनरी पावर, ये जो है ये सब्जेक्ट हमारे डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है, तो गवर्नर का जो डिसीजन होगा ना वो फुल एंड फाइनल होगा। ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे डिस्प्यूट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में कि सर दिस सब्जेक्ट बिलोंग्स टू मी, दिस सब्जेक्ट बिलोंग टू योर्स, तो इस केस में क्या होगा? जहाँ पे लगेगा गवर्नर को कि ये मेरा पावर है, इसमें मैं तुमसे सजेशन नहीं लूँगा, तो वहाँ पे गवर्नर का जो जजमेंट होगा या गवर्नर का जो डिसीजन होगा ना वही फाइनल होगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय करते हैं गवर्नर। अगर कोई सब्जेक्ट लगता है गवर्नर को कि ये मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उस पर जो है गवर्नर का ही जो होता है डिसीजन फाइनल होता है। तो हम लोग ने क्या समझा? सर आर्टिकल 163 जो है ना बताता है
एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा हर एक स्टेट में, जो गवर्नर को क्या करेगा, एड एंड एडवाइस करेगा फॉर हिज फंक्शन ऑफ वर्क, उसके काम के लिए जो है उनको एड एंड एडवाइस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज गवर्नर रिजर्व एनी बिल इंक्लूडिंग द मनी बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए हमने क्या देखा था कि जिस तरह सेंटर में लोकसभा राज्यसभा होते थे, उसी तरह हमारे स्टेट जो होते हैं यहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं। अभी सभी स्टेट के पास ऐसा तो है नहीं, लेकिन जो बहुत सारे स्टेट है, जैसे 6 स्टेट ऐसे हैं जिसके पास क्या है, हमारा बाइकैमरल है, मतलब यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने बताया भी था आपको कि जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, इस सब के पास क्या है, महाराष्ट्र हो गया, इस छः स्टेट के पास क्या है कि बाइकैमरल नेचर का क्या है, असेंबली है, मतलब लोकसभा हमारा अपर लोअर हाउसेज है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लोअर हाउसेज है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अपर हाउसेज है, ठीक है। मतलब कोई भी बिल यहाँ जो पास होता होगा, तो वो बिल जो है दोनों हाउसेज से पास होकर के फिर गवर्नर के पास साइन के लिए जाता होगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि मानिए कि कोई बिल है जो पास होके दोनों हाउसेज से पास होके गया गवर्नर के पास, तो क्या सर गवर्नर के पास यहाँ पे क्या ऐसा है कि किसी भी बिल को रोक ले, करा है कि एनी बिल इंक्लूडिंग द मनी बिल। हम लोग ने क्या देखा था कि जिस तरह प्रेसिडेंट के पास क्या होता था कि प्रेसिडेंट के पास भी सब साइन के लिए जाता था। आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है दोनों एक ही जैसा है, ठीक है, क्योंकि स्टेट को देखने के लिए गवर्नर है और पूरे देश को देखने के लिए हमारा प्रेसिडेंट है। लोकसभा राज्यसभा जिस बिल को पास करेगा साइन के लिए किसके पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इससे बिल पास होकर किसके पास जाएगा, तो सर गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जीक्यूटिव हेड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। हमारे देश के जो यूनियन में है पार्लियामेंट, उसके पास भी है, और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास भी है, ठीक है। तब गवर्नर के पास मानिए कोई बिल गया, तो क्या ये कह रहा है कि किसी भी बिल को रोक सकता है, अपने पास रिजर्व कर सकता है क्या, रख सकता है क्या, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। मैंने आपको क्या बताया कि गवर्नर को अपॉइंट किसने किया है, प्रेसिडेंट ने किया है। कब तक गवर्नर अपने पद पे बैठा रहेगा, तो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक कहेगा तब तक बैठा रहता है। क्या किसी भी बिल को गवर्नर जो है उसे रोक सकता है, किसी भी बिल को मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी बिल इंक्लूडिंग द मनी बिल जो इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्या कोई भी बिल को जो है गवर्नर रोक सकता है प्रेसिडेंट के सुझाव के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो यस ऐसा कर सकता है। देखिए ये पावर जो है ना गवर्नर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। गवर्नर के पास ही एक ऐसा पावर है जिसके द्वारा गवर्नर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट सबको बहुत सताता है। मतलब किसी भी बिल को गवर्नर क्या करता है, रोक लेता है। अब बताइए, हम लोग ने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि मनी बिल को रोकने का अधिकार प्रेसिडेंट को भी नहीं है, लेकिन देखिए गवर्नर को कितना अधिकार है। गवर्नर कह रहा है कि नहीं, गवर्नर किसी भी तरह का बिल को, मनी बिल हो या फाइनेंस बिल हो या कोई भी बिल हो, सभी को रख सकता है और कहेगा कि भाई देखो इसको हम रिजर्व करते हैं। क्यों रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेसिडेंट सर को दिखाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ही हमारा हेड है। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जो है गवर्नर जो है क्या करते हैं, इस बिल को रख सकते हैं, तो ये सही है, ठीक है। अब इसके द्वारा मैंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नर जो है परेशान करता है, तो ऐसा क्या था है, ऐसा हमेशा देखा गया। जैसे केरला स्टेट में बहुत सारे बिल को गवर्नर अपने पास रख लेते हैं और प्रेसिडेंट, अब जब प्रेसिडेंट के पास ये बिल चला जाता है तब गवर्नर से कोई लेना देना नहीं। अब प्रेसिडेंट उस पर अपना डिसीजन लेगा, साइन करना है कि नहीं करना है, कुछ या रिजेक्ट करना है या रिकंसिडरेशन करना है या रखे रहना है, ठीक है। तो बहुत दिनों तक रखे भी रह जाते हैं क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है। तो इस तरह से जो है स्टेट गवर्नमेंट परेशान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अंडर विच आर्टिकल गवर्नर इनवाइट्स, जो है गवर्नर इनवाइट करता है प्रेसिडेंट को कि आप जो है टेक ओवर कर लीजिए स्टेट को ऑन द ग्राउंड ऑफ फाइलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो है गवर्नर जो है ना प्रेसिडेंट को बोलता है, क्योंकि गवर्नर जो है गवर्नर ये कहता है किसको, प्रेसिडेंट को बोलता है कि सर आप जो है इस स्टेट को देख लीजिए। प्रेसिडेंट को बोलता है कि आप इस स्टेट को ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो ख़राब हो गया है या ख़त्म हो गया है। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको बता रहा था कि हमारे देश में इमरजेंसी लगते हैं, तो उसमें एक इमरजेंसी का नाम मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको मैंने बोला था इसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तभी देखिए जब भी किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है ख़राब हो जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार काम नहीं करता है, उस स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो अब ये रूल जो लग जाता है इसके लिए एडवाइस कौन कर रहा है, गवर्नर ही कर रहा है।
तो गवर्नर कह रहा है किस आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट को बोलता है सर ये स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो इस स्टेट को आप टेक ओवर कर लीजिए और अपना शासन चलाइए, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल हमारा 365 आर्टिकल है। 365 आर्टिकल के अंतर्गत ही गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को इनवाइट करता है कि सर ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट जो है ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना काम नहीं कर रहा है, इसको आप ले लीजिए, ठीक है, इसको टेक ओवर कर लीजिए और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। आर्टिकल 365 के अंडर बोलता है, ठीक है। और हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट रूल होता था उसका आर्टिकल कौन सा था, तो हम लोग ने देखा था कि 352 नेशनल इमरजेंसी और उसके बाद 356 4 जोड़ने पे जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल के बारे में 356 आर्टिकल बोलता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कन्वेंशन, करे कि ऐसा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है लेकिन कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? प्रचलन है, मतलब ऐसा हमेशा होता रहा है, ठीक है, प्रचलन है। क्या प्रचलन है सर? तो प्रचलन ये है कि गवर्नर जो है ना सेंड करेगा रिपोर्ट किसको? प्रेसिडेंट को करेगा अबाउट द अफेयर ऑफ द स्टेट। मतलब कि मानिए कोई स्टेट है, ठीक है, मानिए ये एक स्टेट है, मानिए यूपी एक स्टेट, इस स्टेट में गवर्नर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये गवर्नर जो है ना ये कुछ दिनों पे है ना अपने प्रेसिडेंट को, अपने हेड को, प्रेसिडेंट जिसने इनको नियुक्त किया है, इनको जो है ना क्या भेजेंगे? इस स्टेट के अफेयर के बारे में रिपोर्ट भेजेंगे। कह रहा है कि अंडर द कन्वेंशन ऐसा प्रचलन है कि गवर्नर जो है सेंड द रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को अबाउट द अफेयर ऑफ द स्टेट। तो कह रहा है कि ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर किया जाता है गवर्नर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ऑन कैपेसिटी, खुद की कैपेसिटी में, मतलब इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन कर रहा है? तो गवर्नर खुद कर रहा है। लेकिन कह रहा है ये कितना दिन का रिपोर्ट रहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कितना दिन पे जो है कितना दिन के अंतराल से ये रिपोर्ट हमेशा भेजते रहता है गवर्नर प्रेसिडेंट? 15 दिन, 30 दिन या 60 दिन या 45 दिन? तो देखिए इसका आंसर है 15 दिन, ठीक है। हर एक 15 दिन पे गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट भेजते हैं कि सर इस स्टेट में सब कुछ सही से चल रहा है। अगर नहीं चलेगा तो फिर मैंने अभी जस्ट बताया 365 आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट को बोलेगा सर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रहा है, आप इसको टेक ओवर कर लीजिए, ठीक है। तो 15 डेज के अंतराल पे गवर्नर क्या करते हैं? रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट, कहते हैं कि यहाँ का अफेयर कैसा चल रहा है, यहाँ स्टेट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टू स्ट्रेंथन द ऑफिस ऑफ गवर्नर। देखिए हमारा जो गवर्नर है ना, इसके ऑफिस को स्ट्रेंथन करने के लिए, अच्छा करने के लिए, गवर्नर के ऑफिस को अच्छा करने के लिए कमीशन बैठा था जिसका नाम था सरकारिया कमीशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा सरकारिया कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ऑफिस ऑफ गवर्नर से रिलेटेड था, 1967 में बना हुआ था। तो कह रहे कि सरकारिया कमीशन ने बहुत सारा सजेशन दिया था, लगभग 250 या इससे भी ज़्यादा सजेशन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि गवर्नर के पोस्ट को क्या सब करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए गवर्नर जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, एक तरह से कहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर जो है, इसके द्वारा जो है, गवर्नर के द्वारा जो है स्टेट सबको परेशान करता है जब अपोजिशन लीडर स्टेट को चला रहा हो तब, ठीक है। जैसे अभी करंट में अगर देखा जाए केरला में क्या है, केरला में पिनाराई विजयन है, मतलब जैसमिन कम्युनिस्ट पार्टी का, और सेंट्रल में बीजेपी है। अब दोनों को नहीं बनता है, मतलब इसके द्वारा अब क्या करता है बीजेपी का जो है, बीजेपी अभी मैंने क्या बोला था, गवर्नर को नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट। आप ध्यान से देखिए कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसको कौन नियुक्त करता है? तो आपको कहोगे सर इसको तो बीजेपी ने ही बनाया होगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और प्रेसिडेंट के चुनाव में जीतता कौन है? जो ज़्यादातर रनिंग गवर्नमेंट होता है, जो करंट गवर्नमेंट होता है, उसी का जो है कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट का चुनाव जीतता है। अब जब बीजेपी ने ही प्रेसिडेंट बनाया और प्रेसिडेंट ही गवर्नर को नियुक्त करा है तो गारंटी है ये जो गवर्नर होगा वो ये बीजेपी की तरफ झुका रहेगा, मतलब कि जो रनिंग गवर्नमेंट है उसकी तरफ झुका रहेगा। वैसे देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है या सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बोला है कि गवर्नर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी का पर्सन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था गवर्नर जो है वो एक ऑटोनोमस की तरह काम करता है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट इस सब के अकॉर्डिंग नहीं काम करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस हाउस होता है गवर्नर का ऑफिस, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि गवर्नर जो होता है वो रनिंग गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, रनिंग गवर्नमेंट के ही कहे पे काम करता है और इसी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को परेशान किया जाता है, ठीक है। तो अब रहा कि सर ठीक है, इसी के लिए गवर्नर के ऑफिस को सुधार करने के लिए एक सरकारिया कमीशन ने बैठा था और इस सरकारिया कमीशन ने बहुत सजेशन दिया था। तो कह रहे कौन सा सजेशन इसमें गलत है, इनकरेक्ट सजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा जो है सजेशन गलत है।
देखिए लिखा है प्रेसिडेंट शेल कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अभी मैंने क्या बोला कि देखिए स्टेट में जो है ना गवर्नर है और यहाँ की कौन है चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। मानिए एक बिहार स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे ये गवर्नर जी हैं और ये चीफ मिनिस्टर। अभी मानिए कि ये गवर्नर जो है ना, चीफ मिनिस्टर मानिए कोई बिल लेकर के लोकसभा असेंबली से पास करा के गवर्नर के पास गए। वो गवर्नर के पास 4 अधिकार हैं। गवर्नर जो है इस बिल को क्या कर सकता है, पास कर सकता है, या तो रिजेक्ट कर सकता है, या रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, या रिजर्व रख सकता है। रिजर्व रखने का मतलब कहेगा कि सर प्रेसिडेंट को दिखाएंगे इसको, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेते हैं, रिजर्व कर लेगा। अब बताइए किसी भी बिल को गवर्नर ऐसा चीज़ कर सकता है। रिजर्व करने का मतलब क्या होगा, रिजर्व करने का मतलब हो जाएगा कि इसको प्रेसिडेंट के लिए रख लेना, प्रेसिडेंट इस पर डिसीजन लेगा। इतना ज़्यादा गवर्नर के पास पावर है और इस गवर्नर को नियुक्त कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर का देखिए पावर क्या है कि मानिए वो बिल को असेंबली से पास करा के यहाँ गया और गवर्नर के पास इतना ज़्यादा पावर हो गया कि बिल को पास ही नहीं होने दे रहा है। मानिए कि अपोजिशन, अगर अपोजिशन का केस हो, यहाँ पे अपोजिशन लीडर का द्वारा स्टेट गवर्नमेंट चलाया जा रहा हो, रनिंग गवर्नमेंट कोई दूसरा हो स्टेट सेंट्रल में, तो मानिए वो बिल को पास ही नहीं होने देगा। ऐसा हमेशा देखा गया है। तो इस केसेज में क्या होगा, इसीलिए बोला, इस कमीशन ने बोला कि देखिए जब भी गवर्नर की नियुक्ति कीजिएगा ना, तो गवर्नर की नियुक्ति करने से पहले, मतलब प्रेसिडेंट को बोला क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, तो कहा कि नियुक्ति करते समय ना आप चीफ मिनिस्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, उनसे सुझाव लीजिए क्या ये आपके यहाँ जो गवर्नर दे रहे हैं ये थोड़ा दोनों आदमी के बीच में आपको जो है, आप दोनों के बीच में सामंजस्य बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ठीक है। मतलब इसलिए कह रहा है कि जब भी मतलब गवर्नर की नियुक्ति हो ना, तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर, और हो सके तो ना वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनसे भी कंसल्ट कीजिए कि इस स्टेट में ये गवर्नर की नियुक्ति कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब ये देखिए बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा, लेकिन हाँ एडवाइजरी नेचर का, मतलब उन लोग से भी सलाह कीजिए। जब भी किसी स्टेट में आप गवर्नर को भेज रहे हैं ना, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर से कम सलाह कर लीजिए कि आपके स्टेट में इस गवर्नर को भेज रहे हैं, क्या इनसे आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा सरकारी कमीशन ने बोला था, तो ये करेक्ट सेंटेंस। ही शुड बी आउटसाइड द स्टेट। देखिए ये जो है दूसरे स्टेट का होना चाहिए, उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। अब देखिए गवर्नर जो है, मानिए कि गवर्नर बिहार का गवर्नर है, अगर ये गवर्नर भी खुद बिहार का होगा तो क्या होगा कि ये थोड़ा मिसयूज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि गवर्नर जो होगा किसी स्टेट में, वो दूसरे स्टेट का होना चाहिए, न कि इसी स्टेट का होना चाहिए। जैसे बिहार में कोई गवर्नर है तो बिहार को छोड़ के दूसरे स्टेट का होना चाहिए। ये हमारे देश में लागू भी है। मतलब कि सरकार या कमीशन के कुछ सजेशन को सरकार ने माना भी है, ठीक है, सभी सजेशन को तो नहीं माना, लेकिन कुछ सजेशन को सरकार, जैसे पहला सजेशन को सरकार आज भी नहीं मानती है, ठीक है, लेकिन हाँ सजेशन उसने दिया था कि चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करने के लिए, तो उसको लेकिन आज भी सरकार नहीं मानती। लेकिन दूसरा सजेशन को आज सरकार मानती है, और दूसरा सजेशन आप देखे होंगे कि हर एक स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो दूसरे स्टेट के होते हैं, ठीक है। जैसे रामनाथ कोविंद जी थे, हमारे बिहार के गवर्नर थे कुछ प्रेसिडेंट बनने से पहले, तो बिहार के नहीं थे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो आउटसाइड द स्टेट का होना चाहिए गवर्नर, जो होना चाहिए वो किसका, कहाँ का होना चाहिए, तो दूसरे स्टेट का होना चाहिए, उसी स्टेट का नहीं होना चाहिए। और वो कोई इमिनेंट पर्सनैलिटी होना चाहिए, मतलब उसके पास कोई बड़ा सा नॉलेज हो, बड़ा सा कुछ अचीव किया हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा उन्होंने सजेशन दिया था सरकारिया कमीशन ने। और भी सरकारिया कमीशन ने बोला था कि पॉलिटिक्स से डिटैच्ड हो, मतलब ये पॉलिटिकल ग्राउंड इसका नहीं होता। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटिक्स सबसे नहीं आता, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स से आता है दैट मीन्स उसका कोई विचारधारा होगा। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि गवर्नर एक इंडिपेंडेंस हाउस की तरह काम करे, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करे, ना सेंट्रल के अंडर आए ना स्टेट के अंडर आए, इंडिपेंडेंटली काम करे। इसीलिए बोला कम से कम 5 साल तो उसका पुराना बैकग्राउंड जो है किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हो। ये उन्होंने बोला था सरकारिया कमीशन ने। कम से कम देखिएगा 5 साल तक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में, पिछला 5 साल जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं हो, और हो सके तो ये भी देखिएगा कभी वो पॉलिटिक्स में भाग ही न लिया हो, ठीक है। ऐसा पर्सन को आप गवर्नर बनाइएगा ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम करे। गवर्नर मस्ट बी अलॉटेड टू कंप्लीट 5 years टू मेंटेन हिज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये भी सजेशन दिया था कि देखिए अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर है ना, ये 5 साल तक आपको जो है 5 साल तक जो है अपने कुर्सी पे बैठे रह सकते हैं, या फिर प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट तक। अब प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि कल ही जाके प्रेसिडेंट को लगेगा कि इस गवर्नर को हटा देते हैं, कल ही जाके लगेगा प्रेसिडेंट को हटा देते, मतलब गवर्नर डर के अंदर में काम करेगा, प्रेसिडेंट के डर के अंडर में। मतलब जब भी प्रेसिडेंट को मन होगा, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब भी प्रेसिडेंट को मन होगा गवर्नर को हटा देते हैं, हटा देगा।
इससे क्या होगा कि ये गवर्नर के अंदर में डर का भय रहेगा कि सर प्रेसिडेंट कभी भी हमको हटा सकता है। इसीलिए इस कमीशन ने बोला था कि गवर्नर का ना जो पोस्ट है ना, इसको कम से कम 5 साल का जो है कंप्लीट करने दीजिए। ये गवर्नर को ये नहीं कि बीच में हटा दीजिए, आप 2 साल हुआ कि प्रेसिडेंट को मन हुआ हटा दो। ऐसा देखा गया है कि जब भी सरकार बदलती है ना, यूनियन में जब सरकार बदलती है तुरंत गवर्नर को भी बदल देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कभी भी जो है ये अपनी ऑटोनॉमी से काम नहीं कर पाते हैं। तो इस कमीशन ने ये भी बोला था कि कम उनकी जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनका जो सर्विस है उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए, कम से कम वो 5 साल जो है तो 5 साल पूरा काम करे, ठीक है। तो ये सभी का सभी करेक्ट था। इस क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट ये करेक्ट होना चाहिए था। सभी का जो है सभी करेक्ट ही सेंटेंस था। ये सभी सरकारी कमीशन का सजेशन था और इसमें से बहुत सारी चीज़ को सरकार ने माना है। जो जो इम्पोर्टेंट सजेशन था मैंने वो सब यहाँ लिखा है। तो क्या सब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा सर यार सरकारी कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है? 1967 में जो बना था, तो ये ऑफिस ऑफ गवर्नर से रिलेटेड। इसने बहुत सारा सजेशन दिया था, जैसे गवर्नर उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, गवर्नर एक अच्छा पर्सनैलिटी होना चाहिए, गवर्नर पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखता हो, 5 साल कम से कम तो नहीं रखता हो, उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना चाहिए, गवर्नर का नियुक्ति के समय चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर से सजेशन लेना चाहिए प्रेसिडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन इज इनकरेक्ट अबाउट द रिमूवल ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का रिमूवल के बारे में बात कर रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था गवर्नर को रिमूव करना किसके पास करे कि रिमूव द प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है एट एनी टाइम टू बिफोर 5 ईयर या कंप्लीशन ऑफ 5। ये सही सेंटेंस है। जो हमारा गवर्नर है ना, इसको प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक खुश है तब तक उसको कुर्सी पे बैठने देगा, जब भी नाराज हुआ प्रेसिडेंट तो उसको हटा देगा। तो इसीलिए गवर्नर को कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकता है बिफोर द 5 ईयर। 5 साल का वैसे उनका टेन्योर होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी हटा सकता है। क्या ही रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो गलत है, ये नहीं। केवल रिमूव करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। रिमूवल ऑफ गवर्नर जो है ओनली किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के। देयर इज नो ग्राउंड गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द रिमूवल ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो ये सही सेंटेंस है। तो कह रहा है कि कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस बेसिस पे जो है गवर्नर को हटाया जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा देखा गया कि जब भी सरकार बदलती है सेंटर में तो गवर्नर भी बदल जाते हैं, ठीक है। ही इज इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सेंटेंस सही है कि जब तक प्रेसिडेंट खुश रहता है तब तक वो अपने कुर्सी पे क्या बैठे रहते हैं। कि नहीं आया समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट बस 2 नंबर था कि चीफ जस्टिस के द्वारा रिमूव नहीं किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है। जब तक प्रेसिडेंट खुश है तब तक वो कुर्सी पे बैठे रहते हैं। और कोई ग्राउंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि गवर्नर को किस ग्राउंड पे हटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैन गवर्नर मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर एनी एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस इन हिज ऑन डिस्क्रिप्शन। देखिए क्या होता है कि हमारा जो गवर्नर है ना, गवर्नर जो है अच्छा से काम करे, अच्छा से जो वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो रन किया जा रहा है स्टेट को पूरे स्टेट को, मानिए कोई स्टेट है बिहार, इस स्टेट में अच्छा से काम हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छा से काम करे, इनका एलोकेशन ऑफ वर्क की इनके मंत्री सबका कौन कौन क्या सब काम करेगा, ये साथ ही साथ जो है लिखा है मोर कन्वीनियंस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब कि वहाँ जो है पूरे स्टेट में फंक्शन सही से करे। इसके लिए जो है ना क्या गवर्नर क्या रूल बना सकता है, कह रहा है कि कैन गवर्नर मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उस स्टेट के गवर्नमेंट जो है वो सही से काम करे, उसके लिए क्या गवर्नर रूल बना सकता है अपने डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर। अपने मतलब ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर होगा, इसके लिए उनको किसी से सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये होगा कि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सजेशन नहीं लेना पड़ेगा इस रूल को बनाने के लिए। मतलब स्टेट का गवर्नमेंट अच्छा से चले, इसके लिए जो है ना गवर्नर जो है कुछ रूल बना सकते हैं और बिना सजेशन लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो यस ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसा है, प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट भी जो है जो रूल बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर वहाँ के मंत्री सब के लिए कि ताकि अच्छा से वो लोग काम करें, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेनी पड़ती है। लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा नहीं है। गवर्नर के केस में ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि सर प्रेसिडेंट को इस केसेस में डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, जबकि गवर्नर के पास जो है डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब कि अपनी इच्छा से जो है गवर्नर कुछ नियम बना सकते हैं, किसके लिए? यहाँ के मंत्री के लिए, ताकि ये लोग जो है यहाँ के मंत्री सब जो है सही से काम करें, एलोकेशन ऑफ वर्क,
ये सब सही से काम करे, स्टेट गवर्नमेंट सही से चले। तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा यस। अनलाइक प्रेसिडेंट दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं होता डिस्क्रिशनरी पावर। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेता है इस काम करने के लिए, कुछ रूल बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो फंक्शन है सही से चले, और एलोकेशन अमॉन्ग द मिनिस्टर को कौन सा काम सब दिया जाएगा इस सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। देखिए कुछ स्टेट हमारे देश में, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उसके वेलफेयर के लिए ऑफिसर को नियुक्त करता है गवर्नर, ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर। तब देखिए कहाँ का ट्राइब है, उसी स्टेट में ऐसा होगा। तो ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं, वेलफेयर ऑफिसर, इसको नियुक्त कौन करता है? तो गवर्नर करते हैं। सर वही पूछा गया किस किस स्टेट में होता है। तो देखिए बिहार में पहले होता था, अब नहीं होता है। झारखंड में अभी भी होता है, उड़ीसा में अभी भी होता है, एमपी और छत्तीसगढ़। तो ये इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन बी में लिखा गया है कि ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर जो है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर किस स्टेट के लिए? तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। ये एक एक्स्ट्रा काम है, एक तरह से कह सकते हैं गवर्नर के पास ये एक्स्ट्रा काम है, ठीक है, कि ट्राइब के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए ऑफिसर को नियुक्त करना। लेकिन केवल 4 स्टेट में, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, जहाँ पे ट्राइबल पर्सन रहते हैं। अरे गवर्नर कैन अपॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए गवर्नर जो है, गवर्नर के पास बहुत पावर होते हैं। मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव पावर में क्या सब होगा। तो लेजिस्लेटिव पावर में सर जितने भी जो है असेंबली के द्वारा बिल होगा, उस बिल पे साइन करना जो होगा किसका काम होगा? गवर्नर का काम होगा। फिर मानिए कोई सेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब मानिए कोई नया गवर्नमेंट आया है बन के, तो उनका जो पहला सेशन होगा उसमें जो है भाषण देंगे, प्रोक्लेम करेंगे, कौन? गवर्नर करेंगे। मानिए कि इस सेशन को बुलाने का काम कौन करेंगे? तो गवर्नर करेंगे। ये सब जैसे प्रेसिडेंट का होता था सेम टू सेम गवर्नर का भी होगा, ठीक है। जो प्रेसिडेंट करते थे वो सब काम गवर्नर भी करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग है तो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का काम कौन करेंगे? तो गवर्नर करेंगे, ठीक है। जैसे बजट पेश हो रहा है तो बजट का जो पहला भाषण है कौन देंगे? तो गवर्नर देंगे, ठीक है। ये सब सेम टू सेम रहेगा। अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ये मैंने लेजिस्लेटिव पावर बताया, ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि गवर्नर ये देखिए अपॉइंटमेंट भी करता है। तो कह रहा है कि गवर्नर के अपॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस को अपॉइंट करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे भी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। जिस तरह हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो होते हैं ना, हम लोग ने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI होता था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में एक होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब जो स्टेट का जो है पहला वकील बोल सकते हैं इसे, ठीक, लॉयर बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉयर ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट का सबसे बड़ा लॉयर या फर्स्ट लॉयर बोल सकते हैं, जो सरकार के लॉ के जो भी रिलेटेड मैटर होता है उसके लिए काम करता है। सरकार का वकील इसे बोल सकते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इनका नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर करता है। तो ये सही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिस तरह हमारे सेंटर में हम लोग ने देखा कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उसी तरह हमारे स्टेट में जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जो पंचायत और म्यूनिसिपल का इलेक्शन करवाता है। तो उसके जो कमिश्नर होता है उसका नियुक्ति भी कौन करता है? गवर्नर करता है। क्योंकि आपने पढ़ा था प्रेसिडेंट वहाँ पे किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। तो ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का कौन करेगा? गवर्नर करेगा। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस, जिस तरह UPSC के चेयरमैन का प्रेसिडेंट करता है, उसी तरह स्टेट में जो होता है स्टेट पब्लिक कमिश्नर होता है, तो उसके चेयरमैन का नियुक्ति कौन करेगा? तो गवर्नर करेगा, ठीक है। वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, देखिए खुद आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कि गवर्नर इज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। जो गवर्नर होता है ना हमारे स्टेट में, जो गवर्नर बैठे रहते हैं उसके अंडर में जितने भी यूनिवर्सिटी ना, उसका चांसलर कौन कहलाते हैं? तो हमारे गवर्नर कहलाते हैं। गवर्नर इज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। अब खुद ये चांसलर है, मतलब हमारे जो गवर्नर है वो चांसलर है। इनके नीचे जो VC बैठे रहते हैं, आप देखे होंगे हर एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बैठे हैं, उसका भी नियुक्ति कौन करता है? वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी का नियुक्ति भी गवर्नर करता है। सभी का सभी सेंटेंस होता सही था, गवर्नर ये सभी लोगों का नियुक्ति करता है, ठीक है। लेकिन देखिए एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि सर ठीक है इस सभी लोगों का नियुक्ति तो गवर्नर ने किया, लेकिन इसमें से देखिए ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, स्टेट में जो इलेक्शन कमिश्नर है, इनको हटाने का पावर किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हटाने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। इस दोनों को हटाने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, जबकि इनका नियुक्ति गवर्नर ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड लिटरेचर। देख हम लोग ने देखा था, ऊपर में देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट में कि लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते थे। हम लोग ने देखा था कि इस राज्यसभा में 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नियुक्त करते, जो राज्यसभा होते थे
उसमें 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नियुक्त करते थे, नॉमिनेट करते थे, ठीक है। उसी तरह हमारे स्टेट में, मानिए ये बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट में आप देखे भी होंगे कि 2 हमारा बाई कैपिटल है, मतलब हमारा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो गवर्नर के नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो इसके कुछ मेंबर को जो है ना हमारे गवर्नर जो है नियुक्त करते हैं, नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। लेजिस्लेटिव काउंसिल में, असेंबली में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर को हमारे गवर्नर नियुक्त करते हैं। पूछ रहा है कितना मेंबर, 1/4 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल या 1/6 मेंबर ऑफ दैट हाउस या फिर 1/12 या 1/5, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1/6, मतलब 1/6। मानिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे बिहार की मैं बात करूँगा तो बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कितना सीट है, तो शायद 75 है, ठीक है। तो इस 75 का जो 1/6 होगा ना, इतने लोगों को जो है गवर्नर जो है, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1/6 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का जितना कैपेसिटी रहेगा उतना मेंबर को गवर्नर क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। और ये सब किस किस फील्ड का होना चाहिए, तो आर्ट का होना चाहिए, साइंस का होना चाहिए, सोशल सर्विस का होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का होना चाहिए और लिटरेचर का होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो 12 लोगों को राज्यसभा में नियुक्त करते थे वो केवल 4 का आते थे, ये नहीं आता था। प्रेसिडेंट वाले में जो राज्यसभा में नियुक्त करते थे ना, वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आता था। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर होते हैं उसमें एक नया चीज़ जुड़ता है, नया सब्जेक्ट जुड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड पर्सन को भी जो है गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया, 1/6 ऑफ द मेंबर जो ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लिटरेचर। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट का है जो ऑर्डिनेंस, हम लोग ने देखा था प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस जारी करता था। क्या होता है कि जब हमारा जो है पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है, मतलब सेशन में नहीं रहता है, मतलब कि जैसे वो लोकसभा राज्यसभा होता था सेंटर में, तो वो सेशन में नहीं रहता है। उसी तरह हो सकता है ना कि सर हमारे स्टेट में जो असेंबली होते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मानिए सर ये सेशन में नहीं है, मतलब इसका सेशन अभी चल नहीं रहा है। अगर सेशन नहीं चलेगा तो कोई भी कानून बनाना अगर मानिए ज़रूरत हो गया, अभी ये सेशन चल ही नहीं रहा है तो कानून कैसे बनेगा। इसके लिए गवर्नर के पास भी पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करेगा, गवर्नर के पास भी पावर होता है कि ऑर्डिनेंस जारी कर सके। तो वही पूछ रहा है कि ये ऑर्डिनेंस कितना दिन तक वैलिड रहता है। और मानिए जब ये सेशन में बैठ गया, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन स्टार्ट हो गया, तो कितना दिन के अंदर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन स्टार्ट होने के कितना दिन के अंदर जो है इस बिल को ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा। देखिए सेम टू सेम जैसा प्रेसिडेंट में होता था वैसा ही गवर्नर में भी होता है। जो भी ऑर्डिनेंस गवर्नर के द्वारा जारी किया जाएगा जब सेशन में नहीं रहेगा असेंबली, तो वो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा और 6 वीक के अंदर में इस ऑर्डिनेंस को पास होना पड़ेगा। जब रीअसेंबली ऑफ द हाउसेज, जब हाउसेज लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल जब हाउसेज चलने लगेगा तो 6 वीक के अंदर जो है इसको क्या करना पड़ेगा, पास भी करना पड़ेगा। तो इसका 4th ऑप्शन सही है। कोई भी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर जो है वैलिड फॉर कितना 6 मंथ तक वैलिड रहता है और विद इन द 6 वीक ऑफ द रीअसेंबली ऑफ द हाउसेज के रीअसेंबली के 6 वीक के अंदर उसे क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। गजब का ये पावर है गवर्नर के पास। देखिए कि इसमें क्या है कि मानिए कोई ऑर्डिनेंस जो है पास कर दिया, ये ऑर्डिनेंस जो है कानून बन गया, मतलब गवर्नर ने एक बिल पास किया एज ए ऑर्डिनेंस, क्योंकि सेशन चल नहीं रहा था इसलिए ऑर्डिनेंस पास किया। अब ये 6 महीना तक वैलिड रहेगा और मानिए कि 6 महीना तक मानिए कोई सेशन ही नहीं चला तो ये 6 महीना तक कानून बन के रह सकता है। तो एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, DC वाधवा और बिहार गवर्नमेंट के बीच में। DC वाधवा केस बहुत ही फेमस केस है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। इसमें लगभग हमारे ख्याल से 15 साल के अंदर 250 ऑर्डिनेंस गवर्नर ने पास कर दिया था, 12-13 साल के अंदर 250 ऑर्डिनेंस पास कर दिया था। और आप सोचिए कि एक ही ऑर्डिनेंस को अगर रिपीट किया जाए, मानिए कि एक ऑर्डिनेंस है, सरकार ने एक कानून बनाया, अब वो 6 महीना तक तो रहेगा क्योंकि ऑर्डिनेंस 6 महीने तक वैलिड रहता है। सेशन भी नहीं चला तो 6 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा। मानिए कि फिर जब सेशन चला तो उसमें वो पास नहीं हो पाया, ठीक है, फिर सेशन खत्म हो गया, फिर नया ऑर्डिनेंस सेम ही ऑर्डिनेंस को पास कर दिया, फिर गवर्नर ने सेम ऑर्डिनेंस पास कर दिया। इस तरह से एक कानून को सरकार जो है बहुत सालों तक लगा के रखा था बिहार में, ठीक है, और 250 की लगभग ऑर्डिनेंस पास कर दिया। तो ये क्या हुआ कि ये मिसयूज हुआ, पावर का मिसयूज करना। ऑर्डिनेंस के द्वारा गवर्नर जो है मिसयूज भी कर लेते हैं पावर के लिए, फिर बाद में जाकर इस पे भी जो है इसको जुडिशियल रिव्यू सबके अंडर लाया गया, ठीक है, ताकि जो है मिसयूज न कर सके ऑर्डिनेंस का। क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है देखिए इसको बनाया गया इमरजेंसी के लिए कि जब भी सेशन में नहीं हो, इमरजेंसी के लिए कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कैसे
तो सेम ऑर्डिनेंस को रिपीट करके, ठीक है। लेकिन बाद में से जुडिशियल रिव्यू में लाया गया है कि जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है, कोर्ट में इस पर केस हो सकता है, तो अब जाके कि इसका गलत यूज नहीं होता है। तो क्या समझ में आया कि सर गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी होता है वो 6 महीने तक वैलिड रहता है, और 6 वीक के अंदर ही असेंबली जैसे ही हाउसेस फिर सेशन में आएगा तो 6 वीक्स के अंदर उसे पास करना पड़ता है, नहीं तो ऑर्डिनेंस का जो है ख़त्म हो जाता है। कह रहा है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैज़ बीन डन ऑन द गवर्नर। यस, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट और गवर्नर ये दोनों लोग ऐसे हैं ना, इन दोनों पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं सर सकता है। आपको पता होना चाहिए 2 लोग ऐसे हमारे देश में हैं, बस यही 2 लोग और कोई नहीं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, ये 2 लोग ऐसे पर्सन है ना, इन दोनों पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है जब तक ये अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। मतलब जब तक इनके पास कुर्सी है तब तक इन पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है। एक तो ये याद रखिए, क्रिमिनल केस मतलब क्राइम से रिलेटेड। लेकिन एक केस और होता है जिसका नाम होता है सिविल केस। सर क्या सिविल केस इस पे आप चला सकते हैं? मतलब जैसे कोई जमीन सबसे रिलेटेड, डाइवोर्स वाइफ सबसे रिलेटेड, सिविल केसेस चल सकता है क्या? तो देखो सिविल केसेस भाई चल सकता है, लेकिन इसके लिए भी कम से कम जो है ना 2 महीना का नोटिस देना पड़ेगा इन दोनों लोगों को। 2 महीना का नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि सर आपके पास आपके पर जो है सिविल केसेज स्टार्ट होने वाला है। नोटिस पहले ही देना पड़ेगा, 2 मंथ पहले। तो क्या समझ में आया कि सर 2 मंथ का टाइम मिलता है, 2 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व किया जाता है बिफोर स्टार्टिंग द सिविल केसेज ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। दोनों के पास सेम ही पावर होता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल सकता है जब तक वो सरकार में रहते हैं, जब तक उनके पास कुर्सी रहता है, बट सिविल केस हैज बीन स्टार्टेड, बट 2 मंथ को नोटिस जो है सर्व किया जाता है, 2 मंथ का नोटिस सर्व किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, आज के वीडियो में इतना ही, गवर्नर के बारे में इतना ही था। सिंपल सा याद रखिए कि जो भी कुछ और भी अगर कुछ होगा तो सेम टू सेम प्रेसिडेंट के जैसा हो। प्रेसिडेंट वाला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो पावर प्रेसिडेंट का होता है सेम टू सेम पावर हमारे गवर्नर के पास होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन।